तो देखिए, हमारे पास अगर इस तरह से कोई रॉड था, है ना? और इसको हम घुमाना चाह रहे हैं, तो इसको घुमाने के लिए हम फ़ोर्स कैसे अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे से घूमे? तो इसको अच्छे से घुमाने के लिए, है ना, क्या-क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, अभी तो चलो क्योंकि हम एक जनरल फ़ॉर्मूला डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए क्यों ना हम इस पे एक फ़ोर्स लगाते हैं एक जनरल पॉइंट पे, ना तो एकदम एक्सट्रीम, ना तो एकदम इधर क्लोज़, है ना? तो इसलिए मैं एक जनरल पॉइंट ऐसे यहाँ पर फ़ोर्स लगा रहा हूँ। और फ़ोर्स भी चलो सीधा नहीं लगा रहा हूँ, सीधा नहीं लगा करके हम कुछ एंगल पे लगा रहे हैं, ठीक है? ऐसे लगा रहे हैं। सपोज़ ये हो गया हमारा फ़ोर्स। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं कोई फ़ोर्स ऐसा लगाता हूँ, है ना? इस तरह से अगर कोई फ़ोर्स लगाता हूँ, है ना? और ये हो गया, है ना, हमारा फ़ोर्स का डायरेक्शन और ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ़ोर्स। अब देखो मैंने फ़ोर्स अगर ऐसे लगाया, ये घूमेगा तो, है ना? डेफ़िनिटली घूमेगा। लेकिन घूमने का जो इफ़ेक्ट है ना? वो किन चीज़ों पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा है, ज़रा उसको एनालाइज़ करते हैं और उसको एनालाइज़ करने के लिए ज़रा फ़ोर्स का कॉम्पोनेंट निकालते हैं, है ना? तो देखो, अगर हमारा ये फ़ोर्स का जो डायरेक्शन था, ऐसा था, चलो सपोज़ कर लो ये जो फ़ोर्स का जो ये एंगल था, ये सपोज़ कर लो थीटा था, जिस एंगल पे हमने फ़ोर्स लगाया। तो देखिए क्या आपको साफ दिख रहा है कि फ़ोर्स का एक कॉम्पोनेंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि था एफ साइन थीटा और एक कॉम्पोनेंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है ना? या लेंथ के अलोंग जा रहा है, जो कि हो रहा है हमारा कितना एफ कॉस थीटा। ऊपर की तरफ एक जा रहा है, जो कि हो गया हमारा एफ कॉस थीटा, है ना? जो कि वर्टिकल डायरेक्शन हो गया और दूसरा हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि एक्स डायरेक्शन की तरफ, जो कि हो गया हमारा एफ कॉस थीटा, है ना? ये भी लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एफ कॉस थीटा। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने अभी कहा आप लोगों को कि आप फ़ोर्स कहाँ लगा रहे हो, किस पोज़ीशन पे लगा रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा अभी कि अगर मान लो मैं फ़ोर्स यहाँ लगाता हूँ, तो घुमाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ लगाऊँगा तो कम लगाना पड़ता है, यानी कि आर पे भी डिपेंड करेगा। आर छोटा होगा, तो एंगुलर फ़ोर्स यानी कि टॉर्क का वैल्यू कम होगा। अगर आप दूर पे फ़ोर्स लगाओगे, तो टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आर पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, जहाँ पे आपने फ़ोर्स लगाया, सपोज़ वो आर था, है ना? तो देखिए, अगर आप कोई फ़ोर्स ऐसा लगाते थे, है ना, एट पोज़ीशन आर, तो एक फ़ोर्स का ये जो कॉम्पोनेंट आपको मिला एफ कॉस थीटा, इसका क्या हुआ? ज़रा वो सोचिए। देखिए, एफ कॉस थीटा तो इसके लेंथ के पैरेलल है ना, और लेंथ के पैरेलल अगर है, तो ये तो इस रॉड को खींचने का काम करेगा। तो खींच पाएगा, है ना? नहीं खींच पाएगा क्योंकि यहाँ पे इसको हम फिक्स कर रखे हैं। तो फिर ये फ़ोर्स तो एक तरह से वेस्ट हो गया हमारा, है ना? क्या ये फ़ोर्स घुमा पाएगा? नहीं। अगर आप इसको ऐसे खींचने वाले डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहे हो, मतलब लेंथ के लॉन्ग फ़ोर्स लगा रहे हो, तो खींचना हुआ। खींच तो पाएगा भी नहीं और दूसरा घुमाना तो छोड़ ही दो, ये तो घुमाएगा ही नहीं। घुमा कौन रहा है? घुमाने के लिए एक्चुअली ये फ़ोर्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन-सा? एफ साइन थीटा। घुमाने के लिए जो फ़ोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा एफ साइन थीटा, है ना? तो एफ साइन थीटा से एक्चुअली ये परफेक्टली घूमेगा, है ना? और किस पोज़ीशन पे फ़ोर्स लगा है, उस पे भी डिपेंड कर रहा था। तो इसीलिए हम लोग मैथमेटिकली जब भी हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो टॉर्क का रिलेशन होता है आर इनटू एफ साइन थीटा, आर इनटू एफ साइन थीटा, ये रिलेशन होता है, जिसमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर पे डिपेंड कर रहा है और फ़ोर्स का साइन कंपोनेंट पे डिपेंड करता है ना? एफ साइन थीटा जो अभी आपने देखा, ठीक है? और जब हम इसको अब एनालाइज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए ये फॉर्म तो कुछ जाना-पहचाना फॉर्म है। कैसा फॉर्म है ये, है ना? तो ये जो जाना-पहचाना फॉर्म है, तो उसको देखो, तो यहाँ पर इसको नोट बोल करके वेक्टर का रिलेशन आपको रिकॉल करा रहा हूँ, है ना? अगर आपके पास A क्रॉस B होता था, तो उसका मैग्नीट्यूड आता था कितना? AB साइन थीटा, है ना? उसका मैग्नीट्यूड आता था आपका AB साइन थीटा। तो वही फॉर्म यहाँ पर भी है ना? कि अगर आपके पास कोई टॉर्क का रिलेशन अगर आर एफ साइन थीटा है, तो इसको हम क्या ए क्रॉस बी वाला फॉर्म नहीं लिख सकते हैं? बस इसी कारण से हम टॉर्क को जो है ये लिखते हैं आर क्रॉस एफ, ये लिखा जाता है। बोलिए क्लियर हुआ? और देखो जैसे फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क हम क्या कह रहे हैं? एंगुलर फोर्स कह रहे हैं। तो एंगुलर फोर्स को भी तो वेक्टर होना चाहिए ना? तो इसीलिए हम यहाँ पे टॉर्क को भी एक वेक्टर बोलते हैं। और टॉर्क जो है, ये हो गया हमारा एक एंगुलर फोर्स, जिसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है आर क्रॉस एफ। बोलिए समझ में आया? तो इतना ही सिंपल था और कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना? तो सिंपली सोचिए इसमें, है ना? कि देखिए किसी रॉड को गोल घुमाना अगर है आपको, है ना? तो घुमाने के लिए कौन-कौन से चीज़ें उसमें इफेक्टिव रोल, है ना, प्ले करेगा। तो एक हो गया फोर्स का साइन कंपोनेंट एफ साइन थीटा, या ये बोलो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है वो करेगा। अब देखो ये फोर्स को मैं ऐसे ना लगा करके पूरा इस डायरेक्शन में लगा देता, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसे ना लगा करके फोर्स को अगर मैं सीधा ऊपर की तरफ लगा देता तो और बढ़िया होता, है ना? लेकिन क्योंकि अभी हम फॉर्मूला देखना चाह रहे थे, तो इसी कारण से हमने जनरल डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो जनरल डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उससे क्या हुआ ये आपको समझ में आया कि भाई ऐसे फोर्स लगाओगे तो उसका ये कंपोनेंट बर्बाद हो गया और ये कंपोनेंट एक्चुअली घुमाने के लिए हेल्प किया, है ना? एफ साइन थीटा इसीलिए। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा?
तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, देखो थीटा 90 डिग्री करोगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, है ना? क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री एंगल पे। और वही चीज का लॉजिक अगर यहाँ देखोगे, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये फोर्स कैसे लगाओगे? पूरा पूरा परपेंडिकुलर टू द रॉड, ऊपर की तरफ लगाओगे, है ना? ये चीज था। और फिर आर का वैल्यू क्यों आया? तो अभी आपने देखा कि फोर्स अगर यहाँ ना लगा करके और थोड़ा दूर लगाओगे तो और अच्छे से घूमेगा, है ना? यहाँ लगाओगे बहुत एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो आर पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए आर एफ साइन थीटा, और इसी को क्योंकि वेक्टर फॉर्म है टॉर्क का, क्योंकि आप एक तरह से एंगुलर फोर्स बोल रहे हो, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली आर क्रॉस एफ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए, इतना ही सिंपल था आपका आइडिया और कुछ नहीं। लेकिन कैलकुलेशन के लिए, है ना, जब भी आप टॉर्क कैलकुलेट करते हो ना, तो इतना सिंपल तरीके से हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया जाता है ना? अब देखो, टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आर क्रॉस एफ तो है ही, है ना? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? फोर्स दे दिया, आर दे दिया, मान लो फोर्स दे दिया और आर दे दिया, तो एफ साइन थीटा निकालो, और एफ साइन थीटा निकाल करके क्या कर लो? टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप अगर मान लो 2-3 फोर्सेस से घिरे, आपका जो पॉइंट है अगर वो 2-3 फोर्सेस से घिरा हुआ है, और उस पॉइंट के बाद आपको टॉर्क निकालना है, तो कई बार क्या है कि फोर्स के कंपोनेंट बनाओगे तो दो दो कंपोनेंट बनता जाएगा ना, ये कंपोनेंट। तो 3 फोर्स है तो 3 फोर्स का दो दो कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट हो जाएगा टोटल, है ना? यानी कि 6 कंपोनेंट के कारण टॉर्क निकालो। तो जरूरी नहीं कि हर वक्त आपका एफ कॉस थीटा जीरो टॉर्क प्रोवाइड करे, कभी हो सकता है ये भी टॉर्क प्रोवाइड करे, है ना? डिपेंड करेगा फोर्स का पोजीशन के ऊपर। फोर्स अगर यहाँ ना लगा कर कुछ ऐसे पोजीशन पे लगा देता हूँ, तो दोनों ही आपका टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली उससे क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा आपका। भाई 3 फोर्स था, आपने उसको बढ़ा करके इतना कर लिया, 6 फोर्स बना लिया कंपोनेंट बना करके। तो इसलिए सबसे आसान तरीका टॉर्क कैलकुलेट करने का जो होता है, वो यहाँ समझो। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, ये हम कैसे करते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए, टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए हम क्या अप्रोच लेते हैं? देखिए, हमको तो यही वैल्यू निकालना है ना, आर एफ साइन थीटा। अब देखो, आर एफ साइन थीटा लिखो या आर साइन थीटा इंटू एफ, बात तो बराबर है ना? तो हम वो अप्रोच लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये रॉड है, ये रॉड है, और ये पॉइंट से हमको इसको घुमाना था, है ना? तो देखो, हमने फोर्स लगाया था यहाँ पर ऐसे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई फोर्स का कंपोनेंट बना दो एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा बर्बाद हो गया, और एफ साइन थीटा जो है उसके कारण हमारा जो है घूमने लगा ये। लेकिन इसी चीज को हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली आर एफ साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, वही वैल्यू तो आर साइन थीटा इंटू एफ का भी होता है। यानी कि एफ को अगर आप पीछे कर दो, तो आर साइन थीटा इंटू एफ भी तो वही वैल्यू देगा, है ना? लेकिन फिर फिजिकली इसका मीनिंग क्या है ना? तो वो जरा समझो। देखो, अगर आप यहाँ थीटा लेते हो और ये लेंथ जो था, ये लेंथ आपका आर दिया हुआ था, है ना? ये लेंथ आपका आर दिया हुआ था, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे, है ना? जहां फोर्स दिया रहता है उस पॉइंट से फोर्स को थोड़ा आगे पीछे एक्सटेंड कर दो। कर दिया एक्सटेंड ऐसा, है ना? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ से इस फोर्स के ऊपर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना? तो बताओ तो मुझे, ये लेंथ कितना था? आर था। ये लेंथ कितना था? थीटा था। तो ये लेंथ कितना है? तो ये लेंथ तो हमारा आर परपेंडिकुलर, जिसको हम कह सकते हैं आर साइन थीटा। तो देखो, कैलकुलेशन करने के लिए ना सबसे आसान तरीका टॉर्क का ये होता है कि आप सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आर साइन थीटा है इनटू फोर्स कर दो। ये कर दो, क्योंकि ये वैल्यू भी आपको वही देगा। देखो, आर साइन थीटा इंटू फोर्स, फोर्स को रिजॉल्व मत करो, क्योंकि फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो दो दो कंपोनेंट बन जाएगा। और जैसे यहाँ पे अभी दिखा था, एक्स कंपोनेंट के कारण टॉर्क जीरो था, लेकिन हर वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त हो सकता है ना हो, है ना? तो अल्टीमेटली आपको इसी कारण से नंबर ऑफ फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो कैलकुलेशन में आपका जो टॉर्क है वो भी बढ़ जाएगा, है ना? मतलब कैलकुलेशन के लिए बढ़ जाएगा। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच ये रहता है कैलकुलेशन के लिए कि फोर्स को इंटैक्ट छोड़ दीजिए, फोर्स को इंटैक्ट छोड़ दीजिए, और आर का कंपोनेंट बना लो। आर का कंपोनेंट कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द आर, है ना? विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स, है ना? अब देखो, फोर्स तो हमने यहाँ लगाया था, तो फोर्स को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आगे पीछे। तो देखो, इस पॉइंट से ये एक लाइन बन गया, और इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सा हुआ? ये हो गया, एंड दैट इज योर आर साइन थीटा। तो इसीलिए टॉर्क निकालने के लिए हम आर साइन थीटा इंटू एफ, इस अप्रोच को यूज करते हैं। ये समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू से ही सिखाऊंगा। तो देखिए, अगर आप इसमें कंसेप्ट पूछते हो तो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का तरीका है ना? बट कई बार बुक में इसी चीज को फॉलो भी किया जाता है। कंसेप्ट यहाँ है ना? आप अगर बोलोगे यार साइन थीटा क्या है, भाई आर साइन थीटा तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना? वो तो एक बस एक मेजरमेंट है।
लेकिन एक्चुअली अगर देखोगे तो वो यहाँ पर था, जो फोर्स आपने ऐसा लगाया था उस फोर्स का कंपोनेंट जो था एफ साइन थीटा, वो एक्चुअली इसको घुमाने का हेल्प किया, है ना। और एफ कॉस थीटा जो था वो बर्बाद हो गया था, वेस्ट हो गया था। तो एफ साइन थीटा जो है रेस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए, तो एफ साइन थीटा आ गया। और जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे वो डिस्टेंस भी उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा था, तो इसलिए ये हो गया आर, और दूसरा वैल्यू एफ साइन थीटा। कुल मिलाकर के टोटल कितना हो गया, आर एफ साइन थीटा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, जो न्यूटन ने कहा था कि टॉर्क अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब आर इंटू फोर्स का कंपोनेंट एफ साइन थीटा। जैसे वर्क डन आप कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन में आप क्या करते थे, है ना, फोर्स का कंपोनेंट लेते थे किधर, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, है ना, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लेते थे। और वही फोर्स का जो कंपोनेंट था एफ साइन थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट था उस डायरेक्शन में उसके कारण वर्क डन होता था। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था उस वक्त कि फोर्स को कंपोनेंट ना निकालो, है ना, फोर्स का कंपोनेंट निकालने के बजाय फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखो, है ना, इस तरह से वर्क निकाला जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा हट के होता है ना। तो दिस इज द लॉजिकल फॉर्म ऑफ आइडिया आर एफ साइन थीटा, जिसमें एफ साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। बट कैलकुलेशन का तरीका ये बेहतर रहता है ना, जिसमें आप क्या करते हो, जो फोर्स है उसको इंटैक्ट रखते हो, उसको छेड़ते नहीं हो, उसको एज इट इज रख दो, और फोर्स को थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो या आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। तो जो पॉइंट से आपको टॉर्क निकालना है, यानी कि जिस पॉइंट से आपको रोटेशन एनालिसिस करना है, उस पॉइंट से फोर्स के ऊपर एक क्या बना दो, परपेंडिकुलर बना दो, से एक परपेंडिकुलर बना दो। अगर एक परपेंडिकुलर बना दिया तो ये बन गया परपेंडिकुलर। अगर इस तरह से एक परपेंडिकुलर बन गया, है ना, ये अपने परपेंडिकुलर इस लाइन पे बना दिया, तो यही लाइन का जो लेंथ हो जाएगा ना, वही एक्चुअली होता है आर साइन थीटा। अगर ये आर है तो ये हो गया आर साइन थीटा, और ये आर साइन थीटा इंटू एफ क्या देगा, ये टॉर्क का वैल्यू देगा। अब देखो अगर ये आइडिया क्लियर है ना, अब देखो सपोज कर लो थीटा मैंने यहाँ नहीं दिया हुआ था, थीटा यहाँ नहीं दिया था, थीटा यहाँ दे दिया। अगर थीटा यहाँ दूंगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या वैल्यू गलत आएगा, नहीं वही आएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का प्रोडक्ट करना चाहिए। तो ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और थीटा अगर यहाँ पर है तो फिर आर साइन थीटा ये बन गया। लेकिन अगर थीटा इधर रहेगा तो क्या आ जाएगा, तो आर कॉस थीटा आएगा, है ना। बट स्टिल आर कॉस थीटा इज द, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए आप बस एक चीज ध्यान रखना, ये वैल्यू को हम ऐसा लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकाला जाता है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के ऊपर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है, तो ये लिया जाता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन अपॉन फोर्स। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन अपॉन फोर्स। अब बताओ किसको किसको डाउट है यहाँ पर, मेन फिगर देख लो ये था, है ना, और उसके बाद कैलकुलेशन का जो तरीका है जो आपको मेनली समझना है, ये चीज। आई होप ये ऊपर वाला जो आइडिया है ये तो बेसिक थ्योरी वाला आइडिया था, ये तो सबको क्लियर होगा। सपोज कर लीजिए आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है ना। अभी सिर्फ टॉर्क कैलकुलेट करने का आइडिया समझना, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर है, और एक फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, ये फोर्स ऐसा लगा दिया, और ये जो फोर्स था एफ, ये था हमारा 10 न्यूटन। ये पॉइंट था ओ, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स का जो एंगल था, और ये ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना, वो फोर्स के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा था, सपोज कर लो वो 30 डिग्री है ना, सपोज कर लो वो 30 डिग्री है। और ये जो लेंथ था, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था, अगर मैं इसको आर कह देता हूँ तो आर था हमारा, सपोज कर लो 10 मीटर, ठीक है। तो देखो आप इसको दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, लॉजिकल फॉर्म में भी फोर्स का कंपोनेंट निकाल करके, या जो अभी जो समझाया आइडिया उससे भी क्या करने के लिए कहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स निकालो, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह से कोई फोर्स दे रहा है आपका, है ना, इस पॉइंट पे, जो कि हमारा इस ओ पॉइंट से, है ना, 30 डिग्री एंगल पे था, ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस था उसके रेस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल पे था, और आर की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर, है ना। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट ओ, है ना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क की वैल्यू ओ पॉइंट के अबाउट निकाली है। तो दिस आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग टॉर्क, वन आर इंटू एफ साइन थीटा, है ना, दिस इज योर एफ साइन थीटा, एंड दूसरा वाला आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, है ना, ये मैथमेटिकल तरीका है। बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो देखिए दिस इज अनदर सवाल जिसमें आपको टॉर्क अबाउट ओ निकालना है,
फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। इसमें आपको रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पे फोर्सेस दे रखा है, इस पॉइंट पे फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स, एंड रेस्पेक्टिव कुछ जगह पे एंगल दे रखा है, एंगल एंगल लेंथ लेंथ ये सब दे रखा है ना। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट ओ बिकॉज ऑफ दिस थ्री फोर्सेस। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये था कि अगर आपके पास एक रॉड इस तरह से दिया हुआ था और इस रॉड को आपने कहा था कि भाई हमने ऐसा प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, है ना। तो ये जो बी पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन निकालिए। तो बी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, है ना। अब ये देखो जी से नीचे जा सकता था अगर आपका ये पूरा रॉड फ्रीली गिरता, तो जी एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एंड पे टच है ना। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी अपॉन रिलीज, है ना, छोड़ने पर। तो क्या करेंगे, टॉर्क निकालो, पहले टॉर्क निकाल कर अल्फा कैलकुलेट करो, अल्फा कैलकुलेट करके फिर ए निकालो। तो देखो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे जो मेनली इस रॉड को घुमाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स था वो था mg था। यहाँ ए पॉइंट से जो है वो कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ पास तो करेगा, लेकिन वो ऊपर की तरफ जो कांटेक्ट फोर्स पास करेगा वो तो घुमाएगा ही नहीं, तो उसको छोड़ दो, है ना। उसको छोड़ दो, सीधा mg हो गया। तो टॉर्क ऑफ mg, है ना, mg फोर्स का जो टॉर्क है वो हो जाएगा mg फोर्स, फोर्स, और यहाँ से आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि l/2 था, है ना, l/2 ये हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे, है ना। लेकिन फिर से हमको पता है कि टॉर्क का रिलेशन होता है आई अल्फा, है ना, और अल्फा का वैल्यू हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई, है ना। तो टॉर्क का वैल्यू जो आपने पाया था LmG/2 बिठा दो, LmG/2, और आई का वैल्यू जो आपको पता है जो मैंने आपको सिखाया था वो बिठा दो। तो आई एक रॉड का, है ना, एक एंड से घुमाने पर होता है ml²/3, तो ml²/3 बिठा दिया, 3 ऊपर चला गया, है ना, और 2 नीचे रह गया आपका। और यहाँ पर ऊपर LmG और नीचे ml², नीचे ml² क्या कटेगा, एक LM कट जाएगा, है ना। तो फाइनली यहाँ से देख लो आपका अल्फा का वैल्यू आ गया कितना, 3g/2l ये आ गया। तो अल्फा का वैल्यू अगर 3g/2l है तो सेंट्रीपिटल एक्सेल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इट इज एल अल्फा, है ना, आर अल्फा, यही फॉर्मूला होता था कि नहीं, है ना। ए वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो आर कितना है ना। तो देखो इस पॉइंट का घूमने का इस पॉइंट का जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ, है ना। तो ये ए बी का एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब यहाँ से घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही रेडियस ना हो जाएगा। तो रेडियस कितना है, पूरा पूरा एल, है ना। तो रेडियस हो गया पूरा पूरा एल इंटू अल्फा, तो बिठा दो एल की वैल्यू, है ना, एल अल्फा तो भाई वही 3g/2l था, बिठा दिया तो एल एल कैंसिल हो गया, तो इट इज 3g/2। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी।